हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के धातु और धातु जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और धातु के क्या गुण होते हैं, इस पे हम लोग बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक जो है अधातु के गुण की, ठीक ना। अधातु का गुण क्या होता है उससे हम लोग आज के वीडियो शुरू करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करें अधातु, तो आप सभी लोग जानते हैं अधातु, हमने आपको बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन, ठीक ना। तो ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अधातु। आइए हम लोग इसके गुण के बारे में बात करते हैं। पहला गुण यदि हम लोग बात करें तो अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यदि हम लोग अधातु की बात करें बच्चों, तो अधातु ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी होता है। यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अधातु पाए जाते हैं। यदि हम लोग सामान्य ताप पर अधातु की बात कर लें कि सामान्य ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन की। किसकी? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होगा। यदि धातु की बात करें तो हमने आपको बताया था कि सामान्य ताप पर धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा होता है, और अधातु की बात करेगा तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, अगले गुण की बात करते हैं हम लोग। अगला है अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। परिभाषा में ही हम लोग बात किए हैं इसको कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों, अधातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। तन्यता का मतलब होता है खींचना। यदि धातु की सतह को हम लोग खींचते थे तो धातु की सतह बढ़ती थी, है ना, उस गुण को हम लोग बोलते हैं तन्यता। और यदि धातु की सतह को पीटते थे तो धातु की सतह आगे की तरफ फैलती थी, ठीक ना। तो धातु की सतह का फैलना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता, ठीक ना। तो अधातु की अगर बात की जाए तो अधातु में न तो तन्यता का गुण पाया जाता है, न तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक ना। तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है अधातु विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं बच्चों, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी हम कह सकते हैं ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। क्यों प्रवाहित हो जाती है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैसे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं की संरचना में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का अपरूप होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यदि हम लोग बात करें बच्चों, अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है। अगर किसी भी अधातु की बात करें तो अधातुओं में धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है। जैसे हम लोग धातु को पीटते हैं तो टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, वैसे अधातु की बात करें तो किसी भी अधातु में धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। अगला पॉइंट है बच्चों, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। जितने भी अधातु होते हैं, अधातुओं में कोई धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, धातु जैसे वो चमकते नहीं है। लेकिन इसमें दो अपवाद है। यदि हम लोग हीरा और आयोडीन हीरा और आयोडीन की बात करें बच्चों, तो हीरा और आयोडीन ये धात्विक चमक दिखाते हैं। होते तो अधातु हैं, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और आयोडीन भी क्या है, अधातु है, लेकिन इनमें धात्विक चमक जो होती है वो पाई जाती है, ठीक ना, बहुत तेजी से ये चमकते हैं। तो इनको अगर हीरा और आयोडीन को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा धातु नहीं है जिसमें धात्विक चमक
पाई जाती हो, ठीक ना। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। हमने आपको बताया था धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे? अम्लीय नेचर के होंगे। अधातु कैसे होते हैं बच्चों? ऋण विद्युतीय होते हैं ना। अधातु ऋण विद्युतीय होते हैं। जैसे अगर हम लोग धातु की बात करें तो धातु कैसा था? धन विद्युतीय था, ठीक ना। धातु जो होते हैं वो धन विद्युतीय होते हैं और अधातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋण विद्युतीय होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अधातु भंगुर होते हैं। धातु भंगुर नहीं होते हैं, लेकिन अधातु क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब हुआ बच्चों कि इनको अगर हम लोग मोड़ना चाहें तो ये मुड़ते नहीं है, ठीक ना। जैसे हमारे पास चाक है, चाक को अगर मोड़ना चाहे तो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, है ना। तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं? भंगुर। तो अधातुओं की अगर बात की जाए तो अधातु कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, जबकि धातु कैसे थे? भंगुर नहीं होते, उनको हम लोग मोड़ सकते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला पॉइंट है अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक तीनों प्रकार के होते हैं। अधातु कैसे होते हैं? अधातु जो होते हैं, कुछ अधातु आपको देखने को मिलेंगे कि पारदर्शी होंगे, कुछ अधातु ऐसे भी मिलेंगे जो अपारदर्शी होंगे, और कुछ अधातु ऐसे होंगे जो पारभाषक होंगे। पारभाषक का मतलब अल्प पारदर्शी होंगे, थोड़ा बहुत दिखेगा आर पार, ठीक है। आर पार थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ठीक ना। तो अधातु पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक तीनों प्रकार के होते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे थे, अधातु अम्लों से, तनु अम्लों से अभिक्रिया करते ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो था अधातु के गुणों के बारे में हम लोगों ने बात किया। आगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला है उपधातु, जिसको हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटेलॉइड। उपधातु क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, यानी जिसमें धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु, ठीक ना। देखेंगे वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ऐसे बहुत सारे उपधातु होते हैं, ठीक ना। तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों मिश्र धातु, ठीक ना, एलॉय। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक ना, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्र धातु कहते हैं, ठीक ना। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु कहते हैं हम लोग। जैसे कांसा की बात कर ले बच्चों, कांसा जो होता है 88% कॉपर और 12% टिन को मिला के बनाया जाता है, और इनके द्वारा हम लोग बर्तन और मूर्तियों का निर्माण करते हैं। कांसे के द्वारा कांसे के बर्तन बनाते हैं हम लोग, कांसे की मूर्ति बनाई जाती है, ठीक ना। यदि हम लोग एक और मिश्र धातु की बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं पीतल, तो पीतल में 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है, ठीक ना। 80% कॉपर और 20% जिंक, इनके द्वारा तार, मशीन के बहुत सारे पार्ट पुर्जे जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, कारतूस बनाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारी सामग्री बनाई जाती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोड की बात करें बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक ना। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक ना। अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है जरा ध्यान से देखिए इस फिगर में,
यहाँ पे जिंक धातु को जिंक सल्फेट के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया गया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड तैयार हो गया, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं इसको कि धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से, या तो पूरा डुबा दीजिए या तो आंशिक रूप से, ठीक ना, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है। तो धातु की जो छड़ है इस विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित होगी या तो ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक ना, धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों, इलेक्ट्रोड इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को हम लोग अर्ध सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल हम लोग इसको बोलेंगे। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल जो होता है बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक आपको देखने को मिलेगा एनोड। क्या मिलेगा, एनोड। पहला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और दूसरा जो होगा बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। दूसरा क्या होगा, कैथोड, ठीक ना। इसको सुन लीजिए सभी लोग, परिभाषा ध्यान से इसकी सुन लेंगे। एनोड और कैथोड होता क्या है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक ना। एक एक लाइन की परिभाषा है, इसको आप ऐसे ही सुनकर लिख लीजिए, लिख लेंगे, ठीक ना। देखिए, एनोड की अगर हम बात करें तो वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक ना। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है। और वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड। जिस पर ऑक्सीकरण होगा उसको एनोड कहेंगे, और जिस पर अपचयन होगा उसे कैथोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होगा, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड नाम देंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होगी उसको हम लोग कैथोड नाम देंगे, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड और कैथोड क्या होता है, ये आप सभी लोग समझ गए, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, ठीक ना। ऑक्सीकरण अपचयन आपको पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। अगर आप वहां की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल उसकी आधुनिक परिभाषा आप याद रखें कि जहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं वहां पर ऑक्सीकरण होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां पर अपचयन होता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, ठीक ना। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा वो कैथोड होगा, ठीक है बच्चों। इसके अगले वीडियो में अब हम लोग आगे आने वाले टॉपिकों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।